जय हिंद साथियों। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर प्रैक्टिस एडिटोरिया 7500 प्लस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। किस प्रकार की तत्व ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होता है? किस प्रकार का तत्व ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है? तो गैर धातु, ऑप्शन नंबर बी सही है, गैर धातु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? उच्च दाब एवं कम तापमान। उच्च दाब एवं कम तापमान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देख। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऋणात्मक होती है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। जैव सुरक्षा पर कार्टेशियन प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव सुरक्षा पर कार्टेशियन प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षा, संचालन और उपयोग के लिए नियम का प्रक्रिया। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदविन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया गया है? पदविन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया गया है। तो चलिए क्या हो जाएगा? पहला चांदी होगा, तांबा होगा, एल्युमिनियम होगा, इस्पात होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। थोड़ा ज़्यादा मोटा दिख रहा है इसलिए इसको कम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलीथीन ग्लाइकोन का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जक निर्माण में होता है? किस प्रकार के अपमार्जक में रूप में होता है? तो अनआयनिक अपमार्जक, ऑप्शन नंबर सी सही है, अनआयनिक अपमार्जक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ता हुआ क्रम, सही क्रम बताना है। तो पहला ठोस द्रव गैस, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठोस द्रव गैस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर में शुक्राणु जनन की नियमन। नर में शुक्राणु जनन का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो एंड्रोजन के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। और इन्फ्लुएंजा का विषाणु, मतलब इन्फ्लुएंजा किस विषाणु से होता है? तो आर्थोमिक्सो विषाणु, ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्थोमिक्सो विषाणु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह औषधि जिसका उपयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तन्य के नियंत्रण में होता है कहलाता है इक्वेनिल। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जठर निरोधक पेप्टाइड का कार्य क्या होता है? जठर निरोधक पेप्टाइड का कार्य क्या होता है? तो जठर स्राव की गतिशीलता को रोकना, जठर स्राव की गतिशीलता को रोकना,
ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस ऊतक में पुनरुत्पादन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है? तो उपकला ऊतक में। ऑप्शन नंबर ए सही है, उपकला ऊतक में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद है? मतलब प्रकाश संश्लेषण की अंतिम क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑक्सीजन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः उत्पन्न होता है? लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः कहाँ उत्पन्न होता है? तो नए अनुवांशिक युग्म जिसमें विभिन्नताएं आती है, नए अनुवांशिक युग्म जिसमें विभिन्नताएं आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रहणी की उपकला द्वारा स्रावित कोलेसिस्टोकाइनिन नामक जठरांत्रीय हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उनके स्रावों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं? तो अग्न्याशय, पित्ताशय, अग्न्याशय और पित्ताशय। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज की स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए पढ़ते हैं। सत्ताधारी वर्ग में बहु विवाह का बढ़ता प्रचलन, बिल्कुल सही है। सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति, ये भी सही है। विधवा विवाह की अनुमति, ये भी सही है। तलाक की अनुमति नहीं थी, ये गलत है, अनुमति थी। तो चलिए हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 जिसमें मिलेगा वो सही होगा। तो बी नंबर मिला है 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? तो चोल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, चोल ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोल गुंबद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। देखिए इसमें कह रहा है विचार कीजिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम लोग को सही नहीं चुनना है। तो गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये सही है। यह गुंबद अदाली शाही राजवंश के शासक यूसुफ आदिल शाह का मुकाबला है। ये बिल्कुल गलत है, नहीं है आदिल शाह का। इस गुंबद का निर्माण, चलिए हम लोग देख लिए हैं तो देखते हैं। ये तो सही है, ये गलत निकाला। चलिए अब 3 नंबर देखते हैं। इस गुंबद का निर्माण गहरे स्टीली रंग के बेसाल्ट पत्थर से किया गया, बिल्कुल सही है, किया गया है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है, ये भी सही है। तो चलिए केवल 2 नंबर गलत है, इसलिए हमारा आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है केवल 2। तो चलिए हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की है?
कौन सी भव्य उपाधि धारण की है? तो जिले इलाही, जिले इलाही। चलिए कौन सा ऑप्शन नंबर सी है? जिले इलाही। तृतीय हिंद अमीर खुसरो का है, अमीर खुसरो का है। और दीन इलाही अकबर का है, दीन इलाही अकबर, अकबर। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दारा शिकोह ने लिखा था? दारा शिकोह कौन सा पुस्तक लिखा था? तो मजा उल बहरीन, मजा उल बहरीन पुस्तक को किसने लिखा था? दारा शिकोह। तो पदशाहनामा को कौन लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी। पदशाहनामा को अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहनामा को फिरदौसी लिखा था। एक और बचा है डी नंबर, मुंतखब अल लुबाब किसने लिखा था? तो मोहम्मद हसीन खाफी खान। चलिए चारों के चारों देख लिए हम लोग। तो रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से है? रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से है? तो काकतीय वंश से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 23 नंबर। भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजाम का शासन था? आसफ जाही राजवंश के शासन था। तो ढक्कन प्रांत में। ऑप्शन नंबर सी सही है, ढक्कन प्रांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यान्डबू की संधि के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही चुनना है? तो सही चुनना है। चलिए देखते हैं सही कौन है। यान्डबू की संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा का पराजय के बाद हुई थी। बिल्कुल गलत है ये। अंग्रेजों के 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का मुआवजा देने के बाद किया गया। ये तो सही है, सही है। ब्रिटिश व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी देने के बाद किया गया। ये भी सही है। तो हमारा कौन सा निकला? 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये कट जाएगा, देखिएगा आप लोग। 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने किया? प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने किया? तो एनजी रंगा ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही है, एनजी रंगा ने किया। और कब किया? तो 1933 में किया था। 1933 में किया था। चलिए अगला प्रश्न है। बेलोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बेलोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1806 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हंटर कमीशन के रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्जला सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? प्रश्न एक बार और। हंटर कमीशन के रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्जला सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। शेरशाह सूरी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो 47 सरकारों में विभाजन किया था। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1472 में। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1545 में। 1545 में मकबरा सासाराम में है। अब बचपन का नाम फरीद खां था, फरीद खान था।
सासाराम में मकबरा है, सासाराम में मकबरा है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? निम्न में से कौन सा बिहार का प्रथम लोकायुक्त थे? तो वासुदेव सोहानी, ऑप्शन नंबर ये सही है, वासुदेव सोहानी। मुंडा जनजाति को खुटकट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी, तो 1903 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उच्चवाच आकृतियों पर ध्यान कीजिए। चलिए ठीक है। उपयुक्त उच्चवाच आकृति को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में सही क्रम बताएं। तो चलिए बताते हैं। पहले आ जाएगा महादेव की श्रृंखला, के बाद मैकाल का श्रृंखला, महादेव का श्रृंखला, मैकाल का श्रृंखला, छोटा नागपुर का श्रृंखला और खांसी पहाड़ी। चारों के लाइन में दिया है, सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षोभ सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए पढ़ते हैं। यह क्षोभ मंडल के ओजोन मंडल क्या अलग करता है? ये तो गलत निकल गया, पहला ही गलत निकल गया। चलिए, यह तापमान लगभग स्थिर रहता है, यहाँ तापमान तो सही है, स्थिर रहता है, ये सही है। इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ये निचले सीमा में जेट हवाएं चलती है, बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं। तो चलिए अवरोही क्रम में लगाते हैं हम लोग। पहले आएगा ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनी आएगा, फिर बोर्नियो आएगा, फिर मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर सी निकल गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी निकल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि सूर्योदय और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? सबसे अधिक किस बात की संभावना होगी? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात घोषित करने की अवधि प्राप्त है। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। चलिए राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 352 में। राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमे बाजी से ग्रसित है? इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमे बाजी से ग्रसित है? तो एन.बी. रामन्ना ने किया, ऑप्शन नंबर सी सही है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। चलिए 14 अप्रैल को मनाया जाता है भीमराव अंबेडकर की जयंती, संविधान के जनक माना जाता है इनको। चलिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था?
तो 1786 के एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार मौलिक अधिकार का भाग माना है। इस मुद्दे पर निर्णय देने वाली संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.एस. खेहर थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, जे.एस. खेहर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है शक्ति? तो संसद के पास है। वर्तमान में अभी कितना है? तो वर्तमान में अभी 33 प्लस 1 है, टोटल 34 है। संसद कौन सा अनुच्छेद में है? तो 79 में है। और उच्चतम न्यायालय किस में है? अनुच्छेद 124 में है। चलिए अगला प्रश्न है। तो निम्न में से कौन सा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है। तो अल्पना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अल्पना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो तेलंगाना में है। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई थी? भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 2007 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में? हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस। और 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, दूध दिवस मनाया जाता है। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका एक संग्रह होता है? तो किसका एक संग्रह होता है? तो वर्कशीट का। ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्कशीट का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसके भाग है? सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है? सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। ऑप्शन नंबर बी सही है, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो प्रति कटौती। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रति कटौती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा चट्टान में यांत्रिक अपक्षय का परिमाण नहीं है? यांत्रिक अपक्षय का परिमाण नहीं है। तो चट्टानों का महीन कणों का विखंडन होकर नीचे गिरना। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब लागू है? भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब से लागू है? तो 2011 से लागू है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए कुछ स्मरणीय है, देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख है और शासक है, देख लेते हैं। तो चलिए, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक का है? तो कलिंग नरेश खारवेल का है। हाथी गुफा अभिलेख तो कलिंग नरेश खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख
पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। भीतरी गुफा अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। एक बार और, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री और भीतरी अभिलेख समुद्रगुप्त। चलिए वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम तो बीच में नहीं कहते हैं कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन लास्ट में कहते हैं। तो चलिए वीडियो के यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।